हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर याशिका मैम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखिए, इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि जीन क्या होता है, जीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। जीन के स्ट्रक्चर में हम लोग प्रोकैरियोटिक जीन और यूकैरियोटिक जीन्स को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आरएनए पॉलीमरेजेस के बारे में पढ़े थे। आरएनए पॉलीमरेजेस क्या होते हैं, उनके जो टाइप्स हैं वो क्या है, और किस तरह से ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है ऐसे सेट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराने में। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को जो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको कराने में ये फैक्टर्स हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो की कंट्रोलर्स होते हैं किसी भी जीन एक्सप्रेशन में। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या कि जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हुआ, ठीक है, उसके बाद वो ट्रांसलेट हुआ, फिर वो प्रोटीन किसी ना किसी प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। तो ये ओवरऑल जो है वो जीन एक्सप्रेशन हुआ। तो किसी भी जीन एक्सप्रेशन में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसमें ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इसी वजह से इन्हें की कंट्रोलर्स कहा जाता है। अब इनकी जो एक्टिविटी होती है ये इस चीज में हेल्पफुल होते हैं कि ये जो है इस चीज में हेल्पफुल होते हैं कि किस तरह से जो सेल है वो फंक्शन करेगा और वो जो सेल है किस तरह से इन्वायरमेंटल प्रीटर्पेशन मतलब इन्वायरमेंटल चेंजेस को किस तरह से हैंडल करेगा, उसके अगेंस्ट किस तरह का रिस्पॉन्स शो करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसी भी जीन एक्सप्रेशन में एक की कंट्रोलर की तरह होता है। वो सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है कि किस तरह से जो सेल है वो फंक्शन करेगा और किस तरह से वो सेल किसी भी इन्वायरमेंट के अगेंस्ट अपने किस तरह से रिस्पॉन्सेस को शो करेगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अगर ह्यूमंस के बारे में बात की जाए तो ह्यूमंस में अप्रोक्सीमेटली 3200 साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं जो कि इनकोड किए जाते हैं 1600 जीन द्वारा। मतलब अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो इनमें लगभग 3200 साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग। साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग क्या है? देखिए, जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें ये डीएनए हो गया और ये बनाएगा आरएनए को। तो डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड होगा जो कि आरएनए की सिंथेसिस कराएगा और वो स्ट्रैंड कहलाएगा टेम्परेट स्ट्रैंड। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये जो स्ट्रैंड है ये हो गया टेम्परेट स्ट्रैंड। अब इस डीएनए पे क्या होंगे, बहुत सारे सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे और इसमें से एक कोई स्ट्रैंड जो है वो आरएनए को सिंथेसाइज कराएगा। और हम लोग ये जानते हैं कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ जीन के बारे में बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ जीन में होता क्या है कि किसी भी जीन में प्रोमोटर रीजन होता है, कोडिंग रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तब क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज में भी हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से वो जो है प्रोमोटर रीजन से साइट जो इनिशिएशन जो साइट है वहां से अटैच होता है, किस तरह से वो जो है सिंथेसिस कराता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा साइट स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है किसी भी साइट पे गया जीन के और वहां पे जो है अटैच हो गया और वहां से जो है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराएगा
और आरएनए को सिंथेसाइज कर देगा, नहीं, सारी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो साइट स्पेसिफिक होते हैं। वो पहले जाते हैं, उस साइट को देखते हैं कि अच्छा ये मेरा साइट है या नहीं, तो साइट को पहले एनालाइज करने के बाद ही वो जाकर के अटैच होते हैं और विद द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट होती है। तो यही चीज लिखी हुई है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो साइट स्पेसिफिक होते हैं और ये साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। मतलब पहले साइट पे जाएंगे, साइट को देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनकी साइट होगी तभी जाके वो डीएनए से बाइंड करेंगे और इसी वजह से इन्हें साइट स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहा जा रहा है। और लगभग ये 3200 जो है ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनकी इनकोडिंग की बात की जाए तो ये जो है इनकोड किए जाते हैं लगभग 1600 जीन द्वारा। अब अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे इन होगा, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में टीएफ कहा जाता है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि कंट्रोल करके रखता है कि किस तरह से जो रेट है ट्रांसक्रिप्शन की वो किस रेट से होगी और साथ ही साथ में वो इस चीज को देखता है कि जो डीएनए जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो रहा है तो किस तरह से जो है वो उसकी रेट क्या होगी और वो किस साइट पे जो है किस स्पेसिफिक डीएनए साइट पे जाकर के बाइंड होगा, ये भी जो है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है एक सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग फैक्टर होता है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, वो किसी भी सीक्वेंस से जा करके अटैच नहीं होता है। हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अपने खुद के सीक्वेंसेस होते हैं जहां पर ही जाकर वो अटैच होगा। अगर वो सीक्वेंस नहीं है वहां पे तो वहां जाके अटैच नहीं होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्या? सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग फैक्टर है। और ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि कंट्रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन के रेट को। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है प्रोटीन होता है जो कि सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है और डीएनए के किसी स्पेसिफिक साइट पे जो उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा वहां पे जाकर के बाइंड होता है और कंट्रोल करता है कि किस तरह से रेट जो है वो होगा ट्रांसक्रिप्शन का, किस तरह से जो डीएनए है वो किस रेट से आरएनए को सिंथेसाइज करेगा। ये चीज हो गई क्लियर। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की अगर फंक्शन की बात की जाए तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनका ये फंक्शन होता है कि वो रेगुलेट करे ऑन एंड ऑफ द जीन को इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि वो जो है अच्छे से एक्सप्रेस हो उनके डिजायर्ड सेल में और वो राइट टाइम पे हो और राइट अमाउंट में जो है वो थ्रू आउट द सेल वो उस इंडिविजुअल के अंदर एक्सप्रेस हो। मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो साइट स्पेसिफिक तो है ही, सीक्वेंस स्पेसिफिक तो है ही, साथ ही साथ में ये जो है जीन जो एक्सप्रेशन है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। ये जो है ऑन एंड ऑफ की कंडीशन को मेंटेन करके रखता है कि कब वो जो जीन एक्सप्रेशन है वो होगा और कब नहीं होगा। ऑन का कंडीशन कब रहेगा, ऑफ का कंडीशन कब रहेगा, ये इस चीज को डिसाइड करता है कि किस तरह से जो जीन है वो किस तरह से एक्सप्रेस होंगे किस सेल में और किस टाइम पे, ताकि जो अमाउंट ऑफ mRNA है या जो अमाउंट ऑफ RNA बन रहा है वो सफिशिएंट अमाउंट में बने, डिजायर्ड सेल में बने, ताकि जो जीन एक्सप्रेशन है वो सही से हो सके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो जीन एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो ऑन एंड ऑफ की कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, वो इस चीज को मेंटेन करता है कि किस तरह से किस सेल में इस समय जीन एक्सप्रेशन होगा या नहीं होगा। तो सेल भी डिसाइड करता है, टाइम भी डिसाइड करता है और अमाउंट भी डिसाइड करता है कितना अमाउंट ऑफ आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा या नहीं होगा।
ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस थे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के हैं। ये इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, ग्रुप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं ताकि जो सेल डिवीजन है वो अच्छे से हो सके, सेल की ग्रोथ अच्छे से हो सके, सेल की डेथ जो है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, ये सारी ही चीजें जो है ये होती हैं। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, अभी हम लोग पढ़े। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं, और ये इसीलिए करते हैं ताकि जो फंक्शन है वो सही से हो, और वो इस चीज को कंट्रोल करके रखते हैं कि सेल के अंदर सेल का जो डिवीजन है वो सही से हो, सेल का जो ग्रोथ है वो सही से हो, और सेल की जो डेथ है वो जो है प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर टाइम पे हो, ताकि जो सेल का ओवरऑल फंक्शनिंग है थ्रू आउट देयर लाइफ सेल की, वो सही से होता रहे और वो किसी भी तरह का माल फंक्शनिंग ना करे। अब जो सेल माइग्रेशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी चीजें एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में जो होती हैं, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ में जो इंटिमिटी होती है इन रिस्पॉन्स टू द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड द सेल सच एज हार्मोन, इन सारी चीजों में भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो सेल का फंक्शनिंग हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, सेल की डेथ हो गई, इवन द एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट से ही ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। सेल की जो सिग्नलिंग है उसमें भी ये हेल्पफुल होते हैं। सेल्स में किस तरह से हार्मोन्स जो है उनके अगेंस्ट सेल किस तरह से एक्ट करेगा, ये सारी की सारी चीजें, सेल का माइग्रेशन हो गया, ये सारा चीज जो है, इन सब चीजों में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब देखिए, there are approximately 1600 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इन ह्यूमन जीनोम्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो ये ऐसे मेंबर्स होते हैं प्रोट जीनोम के, और ये जो है रेगुलोम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता, इसके लिए अदर प्रोटीन्स जो हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं, जो कि किसमें प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कभी अकेले काम नहीं करता है, ये खुद भी बहुत सारे जो इसके टाइप्स हैं ग्रुप उसके साथ काम करेगा, प्लस इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि इसके साथ काम करते हैं। इसी वजह से ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि फंक्शनिंग कराने में हेल्पफुल होता है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्सेस के हेल्प के थ्रू काम करते हैं, इनमें होता क्या है कि इनमें जो है प्रमोटिंग का काम होता है, ठीक है, इसमें जो है ब्लॉकिंग का काम होता है। जब क्या होगा कि जब जो है ये प्रमोटर की तरह काम करेंगे तब क्या होगा, ये एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे। जब इनमें क्या हो, ब्लॉकिंग का कोई प्रोसेस हो रहा हो, तब ये क्या होंगे, रिप्रेसर की तरह काम करते हैं। और इसमें ओवरऑल आरएनए जो पॉलीमरेज है उसके साथ भी ये काम करते हैं, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के डीएनए से आरएनए में, वो सही से हो सके। और इस डिफाइनिंग फीचर की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, जिसके पास क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में एक डिफाइनिंग फीचर ये होता है कि उनके पास एटलीस्ट वन डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि क्या करता है, जो कि इस चीज में हेल्पफुल होता है कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है वो क्या कर सके, उनसे जो है वो जा करके अटैच हो सके, और ये जो है एडजेसेंट हो जीन के, जो कि रेगुलेट होने वाला हो। ठीक है, तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनके पास एटलीस्ट एक डीएनए बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होना चाहिए, और यही डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस बाइंडिंग जो फीचर है वो प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं उनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, जो कि इस चीज में हेल्पफुल होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से ही जा करके बाइंड हो, और
एटलीस्ट एक डीएनए जो बाइंडिंग डोमेन है वो हर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास होता ही है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए किसके, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के। इसे आप नोट कर लीजिए। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो इनको जो है ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स। ठीक है, तो ये जो डी, इसका मतलब क्या है, डीबीडीएस मतलब डीएनए बाइंडिंग जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो उनके डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं। अब अदर प्रोटीन जैसे कि कोएक्टिवेटर हो गया या फिर क्रोमेटिन रिमॉड्यूलर्स हो गए या फिर हिस्टोन एक्टिनिन ट्रांसफरेज हो गए या फिर हिस्टोन डिक्लेरिफाइज हो गए या फिर काइनेजेस हो गए या फिर मिथाइलेजेस हो गए, ये सब भी इंपॉर्टेंट होते हैं जीन रेगुलेशन में। लेकिन जो डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स हैं तो ये इनमें एब्सेंट होता है और इसी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट, इनका जो अगर बात कहा जाए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो मेडिकल जो फील्ड है उसमें इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है और इसी के वजह से अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या हुआ, म्यूटेशन आया, तो ये जो है किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और इसी वजह से ये जो है इनकी स्टडी होती है ताकि ये मेडिसिन में हेल्पफुल हो सके और उस डिजीज को प्रिवेंट कराने में हेल्पफुल हो सके। अब देखिए इसका मतलब क्या है। देखिए बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कोएक्टिवेटर हो गया, क्रोमेटिन रीमॉड्यूलर हो गया, हिस्टोन के बहुत सारे प्रोटीन हो गए, काइनेजेस हो गए, मिथाइलेजेस हो गए, ये सारे के सारे जीन एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ऐसा क्या है जो कि इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट और अलग बनाता है, तो वो होता है इसका डीएनए बाइंडिंग डोमेन। क्यों? क्योंकि इन सारे के सारे प्रोटीन में डीएनए बाइंडिंग डोमेन नहीं प्रेजेंट होता है। भले ये जीन एक्सप्रेशन को शो करे, कंट्रोल करे, लेकिन इनमें डीएनए बाइंडिंग जो डोमेन है वो प्रेजेंट नहीं होता है। और दूसरी ओर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में ये डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से ये मेडिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और मेडिकल फील्ड में इसीलिए इनके ऊपर रिसर्च होता है, वर्क होता है और इस चीज पे फोकस किया जाता है कि इससे कैसे जो है मेडिसिन में इनकी हेल्पफुलनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में अगर म्यूटेशन आया तो ये किसी न किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीन एक्सप्रेशन में, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसमें म्यूटेशन ना आए, वो अच्छे से फंक्शन करे, माल फंक्शनिंग ये ना करे और किसी डिजीज जो है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल ना हो पाए। अब देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्रुप होता है, मतलब ये जो है प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं जो कि रीड करते हैं, इंटरप्ट करते हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट इन द डीएनए। ये क्या करते हैं, डीएनए से जाकर के बाइंड करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोग्राम को जो कि इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो हम लोग ये चीज पढ़े थे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो ऑन एंड ऑफ कंडीशन को मेंटेन करके रखता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेगा, जिस तरह का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहेगा उस अकॉर्डिंग डीएनए सीक्वेंस को जाएगा, पढ़ेगा और उस डीएनए स्पेसिफिक जो भी बाइंडिंग साइट रहेगी, सीक्वेंस बाइंडिंग साइट, उसे जाकर के अटैच हो जाएगा
और फिर उसके बाद इस चीज को रेगुलेट करेगा कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है या तो इंक्रीज होगी ऑन कंडीशन में या तो डिक्रीज होगी ऑफ कंडीशन में और खत्म होगी। ठीक है, अब देखिए एज सच दे आर विटल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट सेलुलर प्रोसेसेस, और इसी वजह से ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस में। अभी हम लोग सेलुलर प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे सेल माइग्रेशन हो गया, सेल के डिवीजन हो गए या फिर सेल की डेथ हो गई, इन सारी ही चीजों में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इसी वजह से इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये जीन को एक्सप्रेस करने में रेगुलेट कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करके रख रहा है कि कब ऑन होगा कंडीशन, कब ऑफ होगा, कब इनिशिएट होगा, कब टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये अगर देखा जाए तो इनिशिएशन हो या टर्मिनेटर हो तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूकैरियोट्स में कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो यूकैरियोट्स में है वो कैसे होते हैं। तो sometimes the genetic transcription factors are not sufficient to promote the significant expression, rather than the additional factors are required, such as the mediator complex, DNA binding regulatory proteins and chromatin modifying enzymes। इन विट्रो में क्या होता है कि जेनेटिकली जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, साथ ही साथ में पॉलीमरेज जो सेकंड होता है वो भी रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है डीएनए टेम्परेट पे वो स्टार्ट हो सके। ठीक है, अब समटाइम क्या होता है कि ये जो जीटीएफ्स है ये नहीं सफिशिएंट होता है प्रमोट किस चीज के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए, और इस समय पे क्या होता है एडिशनल फैक्टर्स जो हैं वो आते हैं, सच एज द मेडिएटर कॉम्प्लेक्स हो गया, डीएनए बाइंडिंग या रेगुलेटरी प्रोटीन हो गया, क्रोमेटिन मॉडिफाइंग एंजाइम हो गया। देखिए क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो तो हेल्पफुल है ही किस चीज के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो अकेले ही ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, तब उस समय पे बहुत सारे सेट्स ऑफ प्रोटीन जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेडिएटर कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर डीएनए बाइंडिंग या रेगुलेटरी प्रोटीन्स हो गए, क्रोमेटिन के जो मॉडिफाइंग एंजाइम्स हो गए, इन सब चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तब जाकर के जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। और अगर इन विट्रो की बात की जाए तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो रिक्वायर्ड होते ही हैं, साथ ही साथ में पॉलीमरेज सेकंड भी जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है। तो इन सारी चीजों को आप नोट कर लीजिए। अब ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात की जाए यूकैरियोट सेल में तो वो डिवाइड रहता है 3 क्लासेस में। अब ये तीनों के तीनों जो क्लासेस होते हैं वो डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस से डिस्क्राइब किया गया है। ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में क्या होता है 3 तरीके से होता है। कैसे? देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को आप याद करिए। प्रोकैरियोट्स में हम लोग क्या पढ़े थे, शुरू से पढ़ते हैं, ये हो गया प्रोकैरियोट, ये हो गया यूकैरियोट। इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। प्रोकैरियोट के जीन के स्ट्रक्चर में हम लोग ये पढ़े थे कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कोडिंग सीक्वेंस ही होते हैं, नॉन कोडिंग नहीं होता है। ठीक है, एक्सॉन ही बस प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कोडिंग सीक्वेंस और नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होता है। ये तो पहला स्ट्रक्चर की बात होगी। अब आरएनए पॉलीमरेज को देखते हैं। आरएनए पॉलीमरेज में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज रहता है, एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज तीनों टाइप ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज कराने में जो है वो पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल उसके अंदर होता है कि वो तीनों तरह के जो आरएनए हैं उसको सिंथेसाइज कर सके। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं जो कि तीनों टाइप ऑफ द जो आरएनए है उनको सिंथेसाइज कराता है। मतलब कि इसमें 3 तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो होंगी।
प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, एक ही तरह का ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसमें जो है तीनों टाइप का जब जिसकी जरूरत होगी वो टीआरएनए है, आरआरएनए है, एमआरएनए है, वो सिंथेसाइज हो जाएगा। यूकैरियोट में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रेजेंट होता है, ताकि तीनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो सिंथेसाइज हो सके। तो इस वजह से यूकैरियोट्स में क्या होता है, तीन तरह का या तीन टाइप ऑफ, तीन मेथड ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 काम कर रहा है तो क्या होगा, वो सिंथेसाइज करेगा किस चीज को, वो सिंथेसाइज करेगा आरआरएनए को, जिसे क्या कह सकते हैं हम लोग, फर्स्ट टाइप या फर्स्ट मेथड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। दूसरे में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा और उसमें क्या होगा, एमआरएनए की सिंथेसिस होगी। तीसरे में क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा और वो जो है किस चीज को बनाएगा, वो टीआरएनए को सिंथेसिस करेगा। तो ये तीन तरीके हो गए जिसमें तीन अलग अलग टाइप ऑफ आरएनए जो है, आरएनए पॉलीमरेज वो इन्वॉल्व होंगे। तो क्या होगा, तीनों का मेथड भी डिफरेंट होगा, तीनों के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे वो भी अलग तरीके से इन्वॉल्व होंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है यूकैरियोट सेल्स के अंदर, वो तीन क्लासेस में डिफाइन जो है, तीन क्लासेस में डिवाइड हुआ है। ईच क्लास में होता क्या है कि वो जो है ईच क्लास डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज से वो ट्रांसक्राइब होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो ट्रांसक्राइब कराएगा टीआरएनए को और अदर जो स्मॉल आरएनएज है उनको। ठीक है, तब यूकैरियोट्स में हो क्या रहा है, अब यूकैरियोट्स में होगा क्या कि सारे के सारे जो आरएनए पॉलीमरेज होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है उनके अंदर जो फैक्टर्स होगा उनको ये क्रिएट करेंगे एक स्ट्रक्चर की तरह एट द प्रमोटर टू प्रोवाइड द टारगेट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंजन। अब यूकैरियोट सेल में होता क्या है कि जो आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं उनके साथ में क्या होता है कि फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रमोटर रीजन को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उस डीएनए के सीक्वेंस को रीड करते हैं और सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से जो है अपना ट्रांसक्रिप्शन का फैक्टर जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वहां से इनिशिएट कराते हैं। फॉर एग्जांपल, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है उनके पास क्या होता है, ऐसे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड तो होता ही है, साथ ही साथ में उनके पास फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, साइजेबल ग्रुप कलेक्टिवली कॉल्ड एज बेसल फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात की जाए तो उनके पास जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं जिनको क्या कहते हैं, बेसल फैक्टर। तो ये आप नोट कर लीजिए। हो गया नोट। अब देखिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आखिर क्या है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रोटीन जो कि नेसेसरी है इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के लिए, लेकिन जो कि इटसेल्फ जो है, ये जो है which is not itself the part of RNA polymerase is called transcription factor। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है क्या, एनी सेट ऑफ प्रोटीन या फिर कोई भी प्रोटीन जो कि इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो खुद आरएनए पॉलीमरेज की पार्ट नहीं है, तो वही होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज में हम लोग यही चीज पढ़े थे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट कराता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐसा प्रोटीन है जो कि इनिशिएशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन को, लेकिन ये पार्ट नहीं होता है
आरएनए पॉलीमरेज का। तो ऐसा कोई प्रोटीन जो कि पार्ट नहीं है आरएनए पॉलीमरेज का और वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, उसी चीज को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए ये जो है इस तरह से एक्ट करते हैं, कैसे? देखिए ये जो है साइट स्पेसिफिक होते हैं, सीक्वेंस स्पेसिफिक होते हैं। ये जाते हैं पहले रिकॉग्नाइज करते हैं कि सीक्वेंस सही है या नहीं जिससे इन्हें बाइंड करना है, और उस सीक्वेंस को रीड करने के बाद और वहां पे जाकर के अटैच होते हैं। इसी वजह से ये साइट स्पेसिफिक या सीक्वेंस स्पेसिफिक कहलाते हैं। अब देखिए ये जो बाइंडिंग है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, ये इनफ नहीं रहता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाकर के अगर अटैच हो गया तो ही इनफ नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाए। इसके लिए जो है और भी अदर फैक्टर्स जो हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो। और साथ ही साथ में आरएनए पॉलीमरेज भी नेसेसरी होता है फॉर द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और it might be incorporated into an initiation complex, या फिर साथ ही साथ में एक इनिशिएशन के लिए for the initiation of the transcription इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की जरूरत पड़ती है जिसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आरएनए पॉलीमरेज भी रहता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी रहते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि कलेक्टिवली इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं और इनके हेल्प से जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इनिशिएट होता है। देखिए और इस इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स है उसमें होगा क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ सेवरल अदर प्रोटीन, और इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में जो है और भी बहुत सारे टाइप ऑफ प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में ये चीज जानना जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो साइट स्पेसिफिक होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएशन के लिए। इनिशिएशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनमें से एक फैक्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। इनिशिएशन के लिए क्या होता है कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। जब आप ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बाद जो है इनिशिएशन स्टार्ट होता है। इस इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, प्रोटीन आते हैं, आरएनए पॉलीमरेज आएगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएगा जो कि इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। अब देखिए प्रोटीन जो कि प्रोटीन जो कि नेसेसरी होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो जो है वो स्पेसिफिक प्रोमोटर या फिर सेट ऑफ प्रोमोटर पे जाकर के अटैच होती है, ठीक है, वहां पे जाकर के रहती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है नीडेड होते हैं इनिशिएशन के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि बेसल फैक्टर क्या होता है। बेसल फैक्टर जो है ऐसा फैक्टर होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से जाकर के बाइंड करता है और फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स को सराउंडिंग एट द स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। तो जो स्टार्ट पॉइंट है जीन हो गया, जीन में एक स्टार्ट पॉइंट होता है ना, तो स्टार्ट पॉइंट पे क्या होता है कि जब जो फैक्टर जाकर के आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ जाकर अटैच हो जाए और क्या करें, एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर दें और स्टार्ट पॉइंट पे जाकर के वहां पे सराउंडेड रहे, और ये क्या करें, ये जो है डिटरमाइन करते हैं साइट ऑफ द इनिशिएशन के लिए, उन्हीं को कहते हैं बेसल फैक्टर। तो बेसल फैक्टर होते क्या है, बेसल फैक्टर जो है एक सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो कि क्या करता है कि साइट पॉइंट पे जाता है, स्टार्ट पॉइंट पे जाता है, वहां पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज के साथ वहां पे स्टार्ट पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे कहते हैं बेसल फैक्टर, और ये नेसेसरी होता है और ये डिटरमाइन करता है साइट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब देखिए बेसल ट्रांसक्रिप्शन अगर ऑपरेटर्स की बात की जाए तो जो बेसल फैक्टर्स होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है,
इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, यही दोनों साथ में जो है बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस को फॉर्म करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो प्रमोट करता है सीक्वेंस एलिमेंट्स को। इनके पास जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रोमोटर्स जो है उनके पास सीक्वेंस एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं स्टार्ट पॉइंट के, और वो वहां पे क्या करते हैं कि बेसल एपरेटस द्वारा जो है वहां पे चारों तरफ जो स्टार्ट पॉइंट होती है वहां पे बेसल एपरेटस जाकर के अरेंज हो जाता है, और यहाँ पे क्या करते हैं कि ये स्टैब्लिश करते हैं साइट ऑफ द इनिशिएशन को आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और जनरल जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो नेसेसरी होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और यहाँ पे जाकर के ये जो फैक्टर्स है या ये जो एपरेटस है ये किसी भी प्रोमोटर पे जाकर के वहीं से जाकर अटैच होते हैं, और प्रोमोटर के बाद ही तो जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है ना, ताकि वो जो एरिया है वो ट्रांसक्राइब हो सके। अब देखिए जो सब यूनिट्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं अमंग यूकेरियोट्स। ये जो सब यूनिट है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का और जितने भी जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो कि यूकेरियोट्स में पाए जाते हैं वो कंजर्व होते हैं। अब देखिए इतने इस लंबे चौड़े पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मतलब बस इतना है कि ये हो गया यूकेरियोट, यूकेरियोटिक जीन, ठीक है, मतलब यूकेरियोट का डीएनए इसी पे ना जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यूकेरियोटिक का जीन, ये यूकेरियोट का जीन हो गया, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन होगा, यहाँ पे कोडिंग सीक्वेंस होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन होगा। क्या प्रोमोटर रीजन में कैसे डाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है, ये रीजन क्या है, ये रीजन क्या है, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए। अगर किसी को फिर से पढ़ने का मन है तो जाकर के स्ट्रक्चर ऑफ जीन पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों का बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आपको अगर यूकेरियोट का समझना है तो वहां से आप फिर से पढ़ के समझ सकते हैं। अब देखिए ये प्रोमोटर रीजन है और यहाँ से जो है कोडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट पॉइंट प्रेजेंट होता है और इसी स्टार्ट पॉइंट पे क्या होता है कि जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस है जाकर के अटैच हो जाता है। बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस है क्या? बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस इन शॉर्ट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट है, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्रेजेंट है, और ये जो है ये इस चीज को दिखा रहा है कि अच्छा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो स्टार्टिंग पॉइंट को, स्टार्टिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। ये जो है इनिशिएशन का साइट है और यहीं से जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड बार बार क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यूकेरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ही वो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि एमआरएनए की सिंथेसिस को कराता है, ठीक है। तो एमआरएनए सिंथेसिस के रेफरेंस में हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को पढ़ रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को यूज किया जा रहा है और उसी के रेफरेंस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस जाएंगे वहां पे साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और जब ये जाकर प्रेजेंट हो जाते हैं तब ये समझ में आ जाता है कि अच्छा ये वही पॉइंट है, ये वही स्टार्ट पॉइंट है जहां से जो इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन का वो होगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए ये जो है प्रोमोटर रीजन या फिर कोडिंग सीक्वेंस या टर्मिनेटर कब क्या होगा, ये सारी चीजें अभी आप मत समझिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अभी के लिए जितना हम बता रहे हैं उतना आप समझते रहिए, जब ट्रांसक्रिप्शन हम आपको पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि क्या होता है, प्रोमोटर रीजन किस साइड पे जाकर अटैच होता है, ये सारी चीजें तो आपको उस समय अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो बेसल ट्रांसक्रिप्शन एपरेटस है वो क्या होता है और किस तरह से जो है ये हेल्पफुल होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, ठीक है। अब देखिए तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या है? प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है स्पेसिफिक जीन्स को ऑन एंड ऑफ करने में। कैसे? क्योंकि ये जो है वहां की जो डीएनए है, नियर बाय डीएनए वहां से जाकर के अटैच होता है और इसी वजह से ये क्या करता है, स्पेसिफिक जीन के ऑन एंड ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज ये कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये क्या होता है, एक्टिवेटर्स की तरह जब काम करे तो ये क्या करता है कि बूस्ट करता है जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन को,
और जब ये रिप्रेसर की तरह काम करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि रिप्रेसर की तरह काम करते हैं, वो क्या करते हैं, वो डिक्रीज कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो ऐसे ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि बाइंडिंग साइट से जाकर के अटैच होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, एनहांसर या साइलेंसिंग कहा जाता है। किस बेसिस पे, इस बेसिस पे अगर ये ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर गए बाइंडिंग साइट पे गए और वहां पे बाइंड हुए, और अगर वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को ऑन कर रहे हैं तो उन्हें एनहांसर कहा गया। और अगर कोई ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है बाइंडिंग साइट पे गया, अटैच हुआ और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसको ऑफ कर दिया, तो उसको साइलेंसर कहा जाएगा। अब ये जो एनहांसर और साइलेंसर होते हैं, ये ऑन एंड ऑफ की कंडीशन जो है उसे मेंटेन करते हैं, और ये जो है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी पे होता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इस चीज को डिसाइड करता है कि ये जो फंक्शनिंग है ट्रांसक्रिप्शन की किस बॉडी पार्ट में होगी, कितने अमाउंट में होगी, किस टाइम पे होगी, और साथ ही साथ में कब ऑन होगी और कब ऑफ होगी। तो यही चीज यहाँ पे इन शॉर्ट लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या तो इनहांसर की तरह काम करता है या तो साइलेंसर की तरह काम करता है। अगर ऑन करेगा तो इनहांसर, ऑफ करेगा तो साइलेंसर। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हो जाएगा, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी पे ही होता है जहां पे इसकी जरूरत हो। जहां पे मान लीजिए जीन की प्रोडक्शन की जरूरत है, एक स्पेसिफिक जीन की प्रोडक्शन की जरूरत होगी, वहीं पे ऑन होगा ना। अगर कहीं पे कोई बॉडी पार्ट है जहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ जीन्स की जो है उनकी अमाउंट को रोकने की जरूरत है या उस प्रोसेस को ऑफ करने की जरूरत है, तो वहीं पे जाके ऑफ होगा ना, कहीं पे तो हो नहीं जाएगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये जो है साइट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, ऑर्गन स्पेसिफिक होता है, टाइम स्पेसिफिक होता है कि किस तरह से किस टाइम पे ऑन होगा और ऑफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनिंग किस चीज के, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो अलाउ करता है सेल्स को ताकि वो परफॉर्म कर सके लॉजिक ऑपरेशन को, और कंबाइन होता है डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ताकि वो डिसाइड कर सके वेदर टू एक्सप्रेस अ जीन और नॉट। मतलब डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कंबाइन होने का मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अकेले काम नहीं करता है, ये बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनके साथ अदर एंजाइम्स हैं जिनके साथ ये अटैच होता है और डिसाइड करता है कि एक्सप्रेशन जीन का होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन मतलब क्या, कि यही जो डीएनए है जिसमें जीन प्रेजेंट है वो आरएनए में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी या नहीं होगी, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात की जाए तो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन का जो की कंट्रोल पॉइंट है वो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जीन का जो डीएनए सीक्वेंस है वो कॉपी होता है, जिसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्राइब इनटू द आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, डीएनए का सीक्वेंस कॉपी होता है आरएनए के सीक्वेंस में। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये की स्टेप होता है इसमें, जिसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक जीन से एक प्रोटीन तक जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा तो डीएनए से आरएनए में जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगा तो ये प्रोटीन बनाएगा। तो इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वो कैरी होता है। अब इस प्रोसेस में अगर आप देखें तो ये you might consider watching the central dogma video for a solid information for some। अब ये जो है सेंट्रल डॉगमा जो कंसेप्ट है उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल डॉगमा से इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जीन जो एक्सप्रेशन है जहां पे जीन जो है डीएनए का वो क्या हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है, मतलब कि ये जो है वो यूज कर रहा है डीएनए के सीक्वेंसेस को और प्रोटीन को बना रहा है। अब अगर जीन जो है बॉडी में वो क्या हो सके कि not all the gene in your body are turned on at the same time or in the same cell or in the part of the body। अब जितने के जितने जीन्स प्रेजेंट हैं बॉडी वो सारे के सारे एक ही समय में
थ्रू आउट द बॉडी ऑन तो हो नहीं सकते, ठीक है, इसी वजह से ऑन एंड ऑफ की कंडीशन होती है। अब और बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जिनमें क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या होता है, ऑन एंड ऑफ मेंटेन किया जाता है इसी कंट्रोल पॉइंट की वजह से। और ये जो कंट्रोल पॉइंट है ये कौन होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज जो है ये समझ में आ गई होगी। ये टाइपिंग एरर है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई जीन है जो कि ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है एक सेल में, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका ये जो है वो इसका मतलब ये है कि ये जो जीन जो कि सेल में ट्रांसक्राइब नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो प्रोटीन है उस जीन का वो उस सेल में नहीं बनेगा। अब अगर कोई जीन है जो कि ट्रांसक्राइब हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो उस प्रोटीन को बनाएगा, मतलब वो जीन जो है वो एक्सप्रेस हुआ है। मतलब जो जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही होता है कि जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो गई है और जो प्रोटीन है वो बन चुकी है। अब वेरियस फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि इस जीन को ट्रांसक्राइब होने में कंट्रोल करते हैं, और फॉर इंस्टेंस टाइटली द डीएनए ऑफ द जीन जो है वो क्या होता है कि इन जो सपोर्टिंग प्रोटीन जो होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है, ये अफेक्ट करता है जीन की अवेलेबिलिटी को फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनमें क्या हो रहा है कि वेरियस फैक्टर कंट्रोल हाउ मच अ जीन इज ट्रांसक्राइब्ड, फॉर इंस्टेंस हाउ टाइटली द डीएनए ऑफ द जीन इज bound around the supporting protein to form a chromatin can affect the gene availability for the transcription, ठीक है। अब देखिए जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें क्या कहा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए, सेंट्रल रोल ये प्ले करते हैं फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि किस तरह से जो जीन है वो एक्टिव होगा सेल के अंदर या फिर एक्टिव नहीं होगा सेल के अंदर। तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं ये क्या है, ये जो है द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो कि किस चीज के लिए हेल्पफुल होता है, न्यू आरएनए को सिंथेसाइज कराने में हेल्पफुल होता है फ्रॉम अ डीएनए स्ट्रैंड, उससे जाकर के ये जो है ये जो आरएनए पॉलीमरेज है जो कि हेल्पफुल होता है किस चीज के लिए, आरएनए सिंथेसिस के लिए फ्रॉम द डीएनए, ये क्या करता है डीएनए से जाकर के अटैच हो जाता है। अब ये जो अटैच हो रहा है एक पॉइंट पे जाकर के अटैच होगा, एक साइट पे जाकर के अटैच होगा, जिसे क्या कहते हैं प्रोमोटर साइट। अब बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज जाते हैं और जाकर के राइट टू द डीएनए ऑफ द प्रोमोटर पे जाकर के अटैच हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये वर्क करती है जिसमें रेगुलेशन का जो काम है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स द्वारा होता है, और ये चीज जो है ब्लैक ऑपरेंड और ट्रैप ऑपरेंड जो है उनसे जो है समझा जा सकता है। अगर आपको इसको समझना है तो ब्लैक ऑपरेंड और जो ट्रैप ऑपरेंड है उनकी अगर आप लेक्चर्स को देखें या उनके वीडियोस को देखें तो उससे आप समझ सकते हैं इन चीजों को। अब ह्यूमंस में अगर बात की जाए या यूकैरियोट्स में, अगर ये तो बात किसकी हो गई, प्रोकैरियोट की हो गई। अब अगर ह्यूमंस की बात की जाए या यूकैरियोट्स की बात की जाए तो वहां पे एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जिसमें होता क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जा करके प्रमोटर से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड द बेसल या फिर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। अब ये जो है ये क्या करते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल कोड ट्रांसक्रिप्शन टूल किट के, और ये नेसेसरी होते हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी जीन। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बताया गया है कि किस तरह से, अगर आप बैक्टीरिया की बात करें कि मतलब जो कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है, उसमें क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है तो उसमें होता क्या है कि सिंपली आरएनए पॉलीमरेज है जा करके प्रोमोटर साइट पे गया, वहां से बाइंड हुआ और वहां से क्या हुआ, इनिशिएशन हो गया ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का। और इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए जो है रेगुलेटिंग जो है बहुत सारे फैक्टर्स रहेंगे और वहीं और उस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी रहेंगे। अब यूकैरियोट्स में अगर देखा जाए तो यूकैरियोट्स में जो है एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाता है। इसमें होता क्या है कि यूकैरियोट्स में भी आया आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो गया प्रोमोटर साइट पे, जो स्टार्ट साइट है वहां पे जाकर के अटैच हो गया। लेकिन इसमें साथ ही साथ में जो बेसल कॉम्प्लेक्सेस है वो भी इस आरएनए पॉलीमरेज के साथ जो है वो बाइंड होता है। अब ये बेसल कॉम्प्लेक्सेस है क्या, बेसल कॉम्प्लेक्सेस मतलब आरएनए के साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो भी अटैच होंगे और इसके बाद जो है अब जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, वो अब इनिशिएट होगी। तो इस तरह से यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो होता है। जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं यूकैरियोट्स में वो कौन कौन से हैं, उन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए हुआ है लिखा हुआ क्योंकि देखिए हम लोग जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पढ़ रहे हैं वो किसके रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या करता है, एमआरएनए की सिंथेसिस कराता है। तो एमआरएनए की सिंथेसिस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो कौन सा पॉलीमरेज पढ़ेंगे हम लोग, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी कौन सा पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखिए तो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है यूकैरियोट्स में वो कौन कौन से हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। ये क्या होता है, ये कंपोज इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जिसे क्या कहते हैं, टीबीपी, ठीक है, मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और इसपे के पास क्या होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स जो है ये होता है। ये करता क्या है कि ये जाता है और टाटा जो बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्स होगा, टाटा बॉक्स के पास जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उससे जा करके बाइंड करेगा, जिससे होगा क्या कि जो यूकैरियोटिक प्रोटीन इनकोडिंग जीन प्रोमोटर्स हैं वहां पे जो है ये जाएगा और बाइंड करेगा और वहां से जो है उस साइट को जाएगा, उसे रिकॉग्नाइज करेगा और बाइंड कराएगा। टाटा बॉक्स क्या है, प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी क्या होता है कि ये जो है एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि जिसके अंदर प्रेजेंट होता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या काम करता है कि जाता है और सबसे पहले देखता है कि टाटा बॉक्स कहाँ पे प्रेजेंट है। तो टाटा बॉक्स क्या है कि जहां पे प्रेजेंट होगा, जो लोकेशन होगा उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा और उस टाटा बॉक्स पे जाकर के बाइंड कर जाएगा। देखिए यूकैरियोट्स के जब जीन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग ये चीज पढ़े थे कि यूकैरियोट्स में टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स नहीं प्रेजेंट होता है। उसमें जो है टाटा बॉक्स लाइक सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ सिमिलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होता है, लेकिन टाटा बॉक्स प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होता है। ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है यूकैरियोट्स में, क्योंकि यूकैरियोट्स में ही सिर्फ टाटा बॉक्स प्रेजेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी गया, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया, वहां पे जाकर के उसके साथ बाइंडिंग कर लिया। अब उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी। ये क्या करता है कि ये जाता है और बाइंड होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी के साथ और देन ये इनेबल करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, ताकि वो जाकर के कोर प्रोमोटर जो है उससे जाकर के अटैच हो सके। अब ये जो है
इस चीज को भी प्रमोट करता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एफ है उसकी भी बाइंडिंग होती है, और साथ ही साथ में ये क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जो कि स्लाइटली स्मॉलर होता है डाटा बाइंडिंग प्रोटीन से। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी क्या करता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी को अटैच करता है, साथ ही साथ में आरएनए पॉलीमरेज सेकंड को जो है उसको भी इनेबल करता है ताकि वो कोर प्रोमोटर से जा करके अटैच हो और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ को भी अपने साथ बाइंड कराता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ये क्या हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी से तो जाकर के अभी अटैच हुआ है, देखिए आप। अब इसके साथ क्या करता है कि ये जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ, ये एक टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ बाइंड होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, एबिलिटी इसकी होती है कि ये बाइंड हो सके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी के साथ और कोर प्रोमोटर के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज के साथ, कि ये जो है बाइंडिंग करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई के साथ और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एफ के साथ, ताकि वो बाइंड हो सके आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ। ठीक है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है, ये टाइपिंग एरर है, इसको सही से आप टाइप कर लीजिएगा, इसको सही से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई जो है एक टेट्रामेरिक कॉम्प्लेक्स है जो कि बाइंड करता है डीएनए के साथ और क्रिएट करता है एक डॉक साइट फॉर द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच जो है एक मल्टीमेरिक फैक्टर होता है जिसके पास 9 सब यूनिट्स होते हैं। ये जो है बाइंडिंग कराता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच का, और ये जो है एक असेंबली की तरह वर्क करता है किस चीज के लिए, ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन विट्रो में, और ये जो है इसके पास मल्टीपल इसका जो है रोल होता है। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, इसके जो है और भी जो फंक्शनिंग है उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके पास जो है सर्टेन यूनिट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच के पास, जो कि हेलिकेज की तरह काम करता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन बबल और प्रमोट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओपन कॉम्प्लेक्स इन दिस डीएनए। इसमें होता क्या है कि डीएनए जो है वो मेल्ट कर जाता है और टेम्परेट साइड जो है वो बाउंड होती है पॉलीमरेज एक्टिव साइड से, और अदर जो इसके सब यूनिट होते हैं वो क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को, जो कि रिलीज करता है और इसके साथ इंटरेक्शन कराता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ई का, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच का, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो प्रोसीड होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ इलॉन्गेशन फेज। ठीक है, तो ये सारा जो है ये इसका काम हो गया। अब देखिए, आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़े, जिसमें हम लोग पढ़े कि किस तरह से जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में ये कैसे अलग होते हैं और यूकैरियोट्स में कैसे अलग होते हैं। यूकैरियोट्स में 3 तरह का ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो प्रोसेस होता है, जिसके वजह से ये जो है 3 तरीके से फंक्शन करते हैं, और ओवरऑल जो है हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है एमआरएनए की सिंथेसिस के रेफरेंस में पढ़े थे। इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड के बारे में हम लोग पढ़े, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो चीज हम लोग डिस्कस किए। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा एट लास्ट। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप जो है हमारे नवोद्भव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। नवोद्भव बैच जो है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, और जो है 1 शॉट रिवीजन और यूनिट वाइज जो वीडियो है वो भी मिलेगा, जिसमें आपका एक यूनिट जो है पूरा रिवाइज किया गया रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नवोदय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और
इसकी जो कोर्स की जो ड्यूरेबिलिटी है वो 1 साल की रहेगी और विद इन 3 मंथ्स जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।